Very good morning to all of you. Welcome back in our YouTube channel RC Agrahi Classes. आज हम TGT PGT एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म्स पर डिस्कशन करेंगे और आज का डिस्कशन किया जाने वाला फर्स्ट लिटरेरी टर्म है ड्रामा। व्हाट इज ड्रामा? डू यू नो? लोग ड्रामा पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कभी ड्रामा के विषय में कुछ लिखने के लिए दिया जाए, पूछा जाए तो लोग कैपेबल नहीं फील करते स्वयं को। तो ये आपकी इनकैपेबिलिटी आज समाप्त हो जाएगी। आप देख रहे हैं व्हाट इज ड्रामा। लिटरेरी वर्क विद डायलॉग रिटन इन वर्स और प्रोज स्पोकन बाय एक्टर्स प्लेइंग कैरेक्टर्स एक्सपीरियंसिंग conflict and tension is called drama. Literary work with dialogue written in verse or prose, ऐसा लिटरेरी वर्क जिसमें डायलॉग्स होते हैं, वो पोएटिक लाइंस में, वर्ड्स मीन्स पोएटिक लाइंस होता है, आप जानते हैं, वो चाहे पोएटिक लाइंस में लिखा हो या प्रोज में लिखा हो, और वो डायलॉग कैरेक्टर्स के द्वारा प्ले किए जाते हैं और प्ले करने वाले कैरेक्टर्स स्वयं में कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का महसूस करते हैं जैसे रियल में वो ड्रामा के कैरेक्टर्स हों। तो ड्रामा क्या है? लिटरेरी वर्क विद डायलॉग रिटन इन वर्स और प्रोज स्पोकन बाय एक्टर्स प्लेइंग कैरेक्टर्स एक्सपीरियंसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। आपको बता दें, ये जो वर्ड ड्रामा है, ये जो वर्ड ड्रामा है, ये ग्रीक वर्ड ड्रैन से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड ड्रैन से आता है, जिसका मीनिंग होता है कुछ करना, टू डू, करना होता है। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी, व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी? और हमें जानना चाहिए फेल्यूर ऑफ अ कैरेक्टर टू सी और अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्वियस टू द ऑडियंस। ड्रामेटिक आयरनी क्या है? ये कैरेक्टर्स की असफलता है, ये ड्रामा के कैरेक्टर की असफलता है कि वो समझ नहीं पाता, वो जान नहीं पाता कि वास्तव में उसके ऑडियंस क्या समझ रहे हैं। इसे देखकर याद है फेल्योर ऑफ अ कैरेक्टर। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी इज फेल्योर ऑफ अ कैरेक्टर टू सी और अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्वियस टू द ऑडियंस। ये कैरेक्टर की असफलता है कि जो इस बात को नहीं समझ पाता कि उसके ऑडियंस क्या समझ रहे हैं, उनके सामने क्या स्पष्ट हो रहा है। आपका नेक्स्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? मोनो मीन्स सिंगल एंड लॉग मीन्स डिस्कशन, यानी कि ये एक सिंगल डिस्कशन है। द पोएम रिप्रेजेंट अ मोमेंट इन विच स्पीकर डिस्कसेस अ टॉपिक एंड इन सो डूइंग ही रिवील्स हिज पर्सनल फीलिंग। ये पोएम उस मोमेंट को रिप्रेजेंट करती है स्पीकर के, जब स्पीकर किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा है और ऐसा करते समय वो अपनी पर्सनल फीलिंग को बयां करने लगता है। तो इस प्रकार की कंपोजिशन ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाती है। द पोएम रिप्रेजेंट अ मोमेंट इन विच स्पीकर डिस्कसेस अ टॉपिक एंड इन सो डूइंग ही रिवील्स हिज ओन फीलिंग्स। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ड्रामेटिक
persony. What is dramatic persony? Then you should know. List of characters in a play. List of characters in a play is known by dramatic persony, and such a list is given at the beginning of the play. कैरेक्टर्स का जो लिस्ट होता है इस ड्रामा में, कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से कैरेक्टर है, ये दिया होता है, और ये लिस्ट ड्रामा के स्टार्टिंग में ही दिया होता है, और इसी लिस्ट को आप ड्रामेटिक पर्सोनी कहते हैं। आपका नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एलिजी। व्हाट इज एलिजी? देन यू शुड नो एलिजी इज अ somber poem. Somber means गंभीर होता है, सीरियस होता है, or song that praises or laments on the dead. What is elegy? You know, a somber poem. Elegy is a somber poem or song that praises or laments the dead. एलिजी एक ऐसी गंभीर पोयम होती है या गंभीर गीत होता है जिसमें मरने वाले की तारीफ की जाती है या मरने वाले पर विलाप किया जाता है, उसे आप एलिजी कहते हैं। एलिजी इज अ पोयम ऑफ सॉरो, ऐसा भी कहा जाता है। एलिजी इज अ पोयम ऑफ सॉरो एंड इट कंपोज्ड व्हेन अ डियरेस्ट थिंग इज लॉस्ट। ये दुख का गीत है, दुख का पोयम है, और जब हमारी कोई सबसे प्यारी चीज हमसे अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, तब हम एलिजी कंपोज करते हैं। आपका नेक्स्ट है व्हाट इज एनकॉमियम? एनकॉमियम, और इसका प्लूरल एनकॉमिया होता है, बता दूं आपको। What is encomium? Then you should know. In ancient Greek, a poem in the form of choral song praising a victor in Olympic Games. Praising a victor in Olympic Games is known by encomium. In ancient Greek, प्राचीन ग्रीक में, प्राचीन यूनान में, a poem in a form of choral song, एक ऐसी पोयम जो समूह गान के रूप में होता है, प्रेजिंग, और उस समूह गान में तारीफ की जाती है ओलंपिक गेम्स के विक्टर की। ओलंपिक गेम्स में जो विजेता होता है उसकी तारीफ की जाती है, और ऐसी कंपोजिशन को आप एनकॉमिया कहते हैं, प्लूरल में, और सिंगुलर में एनकॉमियम। अपेक्षा है आप समझ रहे होंगे। What is encomium? In ancient Greek, a poem in the form of choral song that praises a victor in Olympic Games. ऐसी पोयम एंशिएंट ग्रीक की जो समूह गान का रूप होती है, जो ओलंपिक में जो विक्टर होता है, विजेता होता है, उसकी तारीफ करता है जिस पोयम में पोएट। या इन मॉडर्न यूज में हम कह सकते हैं इन मॉडर्न एनी स्पीच और पोयम दैट प्रेजिंग अ पर्सन। कोई भी स्पीच या कोई भी पोयम जो किसी भी व्यक्ति की तारीफ करती है वो एनकॉमियम कहलाएगी मॉडर्न में। एंशिएंट में क्या था हमने बताया, एंशिएंट ग्रीक में ओलंपिक गेम्स का जो विजेता होता है उसमें तारीफ की जाती थी एक समूह गान के द्वारा, और उसे आप एनकॉमियम कहते थे। वर्तमान में कोई भी स्पीच या कोई भी पोयम जिसमें किसी की तारीफ की जाएगी वो एनकॉमियम कहलाएगा। और आपका नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एंजॉयमेंट। ये क्या है? वेर यूनिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है,
जरूरत है ध्यान से सुनने की और आप नोट्स बनाते रहिए, बेहद यूजफुल होगा आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। व्हाट इज एंजॉयमेंट? टू कैरिंग द सेंस ऑफ अ लाइन ऑफ अ वर्स और टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पॉज। जब हम लोग पोएम पढ़ते हैं, पोएम का मीनिंग निकालते हैं, तो हमें मीनिंग निकालते समय एक पोएम के सेंस को दूसरे, मतलब पोएम की एक लाइन के सेंस को दूसरी लाइन तक हमें ले जाना पड़ता है, बिना किसी पॉज के, बिना कोई स्टॉपेज के। पोएम की किसी एक लाइन के भाव को दूसरी लाइन तक बिना पॉज, बिना रुके ले जाना ही एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंजॉयमेंट की। कैरिंग द सेंस ऑफ वन लाइन ऑफ वर्ड्स ओवर द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पॉज। पोएम की किसी लाइन का सेंस पोएम की दूसरी लाइन तक ले जाना विदाउट किसी पॉज के एंजॉयमेंट कहलाता है। और अब हम देख रहे हैं व्हाट इज एंटर। व्हाट इज एंटर आपको जानना चाहिए। स्टेज डायरेक्शन इन अ प्ले मैन्युस्क्रिप्ट। स्टेज डायरेक्शन इन अ प्ले मैन्युस्क्रिप्ट indicating the entrance on the stage of a character is known by enter. Stage direction in a play manuscript. प्ले का जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, जिसमें स्टेज का डायरेक्शन दिया गया होता है, स्टेज में कैसे, कब, कहां पर कौन सीन आएगी, कौन आएगा, ये सारा डायरेक्शन जो प्ले मैन्युस्क्रिप्ट में दिया जाता है, पर्टिकुलर स्टेज पर एंट्रेंस को लेकर, किसी खास कैरेक्टर के एंट्रेंस को लेकर जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं प्ले मैन्युस्क्रिप्ट में, उसे ही हम एंटर कहते हैं। स्टेज डायरेक्शन इन अ प्ले मैन्युस्क्रिप्ट। प्ले मैन्युस्क्रिप्ट के स्टेज डायरेक्शन जो इंडिकेट करता है द एंट्रेंस ऑन द स्टेज ऑफ अ कैरेक्टर, जो किसी कैरेक्टर के एंट्रेंस को दिखाता है स्टेज में, कि स्टेज में कौन सा कैरेक्टर आ रहा है या कब आएगा, उसे आप एंटर कहते हैं। आप समझ रहे होंगे व्हाट इज एंटर। स्टेज डायरेक्शन इन अ प्ले मैन्युस्क्रिप्ट इंडिकेटिंग द एंट्रेंस ऑन द स्टेज ऑफ अ कैरेक्टर। एंड नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एपिक। व्हाट इज एपिक? कोई पूछता है क्या है, तो मन में तो ख्याल आता है ये तो महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत है, होमर का इलियड है, ओडिसी है, ये एपिक्स है। लेकिन कहें क्या आप? तो याद रहे, लॉन्ग पोएम इन अ लॉफ्टी स्टाइल। लॉन्ग पोएम इन अ लॉफ्टी स्टाइल अबाउट द एक्सप्लॉइट्स ऑफ हेरोइक फिगर इज कॉल्ड एपिक। एपिक एक लॉन्ग पोएम होता है जिसमें इस पोएम के हेरोइक फिगर, जो इस पोएम का हीरो होता है, जिसके विषय में डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है, उसके एक्सप्लॉइट्स को दिखाता है, उसके साथ कैसा शोषण होता है उसको दिखाता है। रामायण में ही लीजिए, भगवान राम हेरोइक फिगर हैं, उनका एक्सप्लॉइट दिखाया गया। राजा रोहण के समय में वनवास, महाभारत ये भी एपिक है। देखिए पांडव में पर्टिकुलर युधिष्ठिर, अर्जुन, ये लोग सब, इनके एक्सप्लॉइट्स को दिखाया गया कौरवों के द्वारा। तो एपिक क्या है? एपिक इज अ लॉन्ग पोएम इन अ लॉफ्टी स्टाइल अबाउट द एक्सप्लॉइट्स of heroic figure is called epic. हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एपिग्राम। एपिग्राम, व्हाट इज एपिग्राम? तो याद रहे, वाइज और विटी सेइंग
expressing a universal truth in a few words is known by epigram. Wise or witty saying expressing a universal truth in a few words is called epigram. यानी कि बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से कहा गया अभिव्यक्ति जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाती है कम शब्दों में, उसे ही आप एपिग्राम कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कम शब्दों में यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रदर्शित करने वाला, कम शब्दों में यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रदर्शित करने वाला एक स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन ही एपिग्राम है। कैसे? जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं, देयर इज अ स्मॉल चॉइस इन रॉटन एप्पल्स। रॉटन सड़े हुए होता है, ऐसे एप्पल जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, दाग लगा है, तो देयर इज ए स्मॉल चॉइस इन रॉटन एप्पल्स। खराब एप्पल्स में चॉइस बहुत कम होती है, क्योंकि आदमी चॉइस करता है अच्छे की, और इनमें अच्छे बहुत कम होते हैं। इसलिए बताया देयर इज अ स्मॉल चॉइस इन रॉटन एप्पल्स। खराब हुए सड़े हुए एप्पल्स में जो चॉइस होती है बेहद कम होती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, कम शब्दों में कह दिया गया। या दूसरा देखिए, ओ व्हाट गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैज। बाहर से जो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, वो उतना ही झूठा होता है। उसके अंदर वैसी सच्चाई, वैसी अच्छाई होती नहीं है। हिंदी में कहा गया है, जैसे सोने के बर्तन में भरा हुआ विष। बाहर तो बर्तन सोने का दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या है? विष है। यही आज की जमाने की सच्चाई है। तो एपिग्राम क्या है? कम शब्दों में सांसारिक सत्य को बताने वाले स्टेटमेंट को ही आप एपिग्राम कहते हैं। आपने देखा कि व्हाट गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैज, बाहर से जो जितना सुंदर दिखता है उतना ही झूठा होता है। जितना स्वयं को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है जो, उतना ही बुरा होता है। और सड़े हुए एप्पल में, सड़ी हुई चीजों में चॉइस बहुत कम होती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एपिग्राफ। ये चारों लिटरेरी टर्म और ध्यान से देखिएगा, सभी एपी से स्टार्ट। एपिग्राम, एपिग्राफ, एपिटैफ, एपिलॉग, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। अब देख रहे हैं एपिग्राफ। एपिग्राफ होता क्या है? कोटेशंस इंसर्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ अ पोएम, अ नॉवेल और एनी लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड एपिग्राफ। किसी भी पोएम के, किसी भी नॉवेल के या किसी भी अन्य लिटरेरी वर्क के, साहित्यिक लिटरेरी वर्क के पहले कुछ इंसर्ट करना ही एपिग्राफ है। हमने कहा सपोज दैट कोई पोएम लिख लिया गया, नॉवेल लिख लिया गया, कोई लिटरेरी वर्क कंप्लीट कर लिया गया, उसके बाद याद आया अच्छा शुरू में कुछ डालना चाहिए, तो किसी पोएम के, किसी नॉवेल के, किसी भी लिटरेरी वर्क के शुरू में कुछ इंसर्ट करना, शुरू में लिखना ही वो एपिग्राफ होता है। आप देख रहे हैं व्हाट इज एपिग्राफ? कोटेशन इंसर्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ अ पोएम। ऐसा कोटेशन जो किसी पोएम के शुरू में इंसर्ट किया जाता है, या नॉवेल में इंसर्ट किया जाता है, या लिटरेरी वर्क में इंसर्ट किया जाता है शुरू में ही, उसे आप एपिग्राफ कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं वर्ड्स इंस्क्राइब्ड और पेंटेड ऑन अ मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग और ट्रॉफी। एक तो ये बताया गया, दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। एक आपने एपिग्राफ देखा कि किसी भी पोएम, किसी भी नॉवेल, किसी भी लिटरेरी वर्क के स्टार्टिंग में, शुरू में कुछ इंसर्ट करना, वो एपिग्राफ है। कोई पोएम कंप्लीट हो गया, कोई नॉवेल कंप्लीट हो गया, कोई लिटरेरी वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद कुछ याद आया तो शुरू में हमने उसे इंसर्ट कर दिया, तो ये एपिग्राफ है। या दूसरे ऐसे वर्ड्स जो कि उकेरे गए होते हैं,
इंस्क्राइब किए गए होते हैं या पेंट किए गए होते हैं किसी मॉन्यूमेंट पर, किसी स्मारक पर, किसी बिल्डिंग पर या किसी ट्रॉफी पर। ट्रॉफी में जो कुछ लिखा हुआ होता है, बिल्डिंग में जो कुछ लिखा होता है, कभी कभी पत्थरों को काट काट के उकेरते हैं अक्षरों को, तो ऐसा इंस्क्रिप्शन, ऐसा पेंटिंग जो कि मॉन्यूमेंट्स में होता है, बिल्डिंग में होता है, ट्रॉफी में होता है, उसे भी आप एपिग्राफ ही कहते हैं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट, व्हाट इज एपिटैफ? इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉम्ब और रिटन वर्क प्रेजिंग अ डेड पर्सन। इंस्क्रिप्शन ऑफ अ टॉम्ब, किसी के कब्र में जो कुछ लिखा गया होता है उसे एपिटैफ कहते हैं। या रिटन वर्क प्रेजिंग अ डेड पर्सन, या किसी भी डेड पर्सन के तारीफ में जो कुछ लिखा जाता है वो भी एपिटैफ कहलाता है। और एनी कॉमेमोरेशन, या किसी की याद में हम उत्सव मनाते हैं, कॉमेमोरेशन स्मरणोत्सव होता है। कोई व्यक्ति गुजर गया, उसके बाद हर साल हम उसका स्मरणोत्सव मनाते हैं, तो उसे भी आप एपिटैफ कहते हैं। यूलॉजी और रिमेम्बरेंस इज कॉल्ड एपिटैफ, किसी मरे हुए व्यक्ति के का कॉमेमोरेशन मनाना, यूलॉजी तारीफ करना, या रिमेम्बरेंस या उन्हें याद करना ही एपिटैफ है। अपेक्षा आप समझ रहे होंगे, किसी की कब्र में जो कुछ इंस्क्राइब होता है, जो कुछ लिखा गया होता है, उसे आप एपिटैफ कहते हैं। या किसी भी डेड पर्सन की तारीफ में जो कुछ लिखा गया होता है वो भी एपिटैफ है। या किसी भी डेड पर्सन के कॉमेमोरेशन, स्मरणोत्सव जब मनाया जाता है, उसकी तारीफ की जाती है, यूलॉजी, उसे भी एपिटैफ कहते हैं। एपिलॉग क्या है? एपिलॉग याद है, अ शॉर्ट एड्रेस स्पोकन एट द एंड ऑफ द प्ले। कोई भी ड्रामा होता है या कोई भी स्टेज पर मंचन होता है, उसके लास्ट में जो ऑर्गेनाइजर होता है वो उस ड्रामा के विषय में कुछ बोलता है, उस ड्रामा में पर्टिकुलर किसी इवेंट की मीनिंग बताता है कि ये यहां पर क्यों कराया गया, इसका क्या उद्देश्य है। तो किसी भी ड्रामा के लास्ट में जो कुछ भी एड्रेस किया जाता है उस ड्रामा के मीनिंग के विषय में, उस ड्रामा के किसी पर्टिकुलर इवेंट के विषय में, या फिर उस ड्रामा के बाद नेक्स्ट एक्सपेक्टेड इवेंट क्या होगा, इस विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे आप एपिलॉग कहते हैं। आप समझ गए कि किसी भी ड्रामा के अंत में जो कुछ एड्रेस किया जाता है, उस ड्रामा की मीनिंग या पर्टिकुलर कोई इवेंट दिखाया गया उस ड्रामा का, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, या उसके बाद कौन स्पेशल इवेंट यहां पर हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं उसे बताया जाना, ये एपिलॉग कहलाता है। अपेक्षा है ये आपको भी पसंद आया होगा, यूनिक जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नोट्स आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू।